आशिक रूह। लड़की पर अचानक हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। रगों में खून की गर्दिश कम होती हुई महसूस हुई। एक लम्हे के लिए तो यूँ महसूस हुआ कि इसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, मगर फिर जो मंजर सामने आया तो खिज़ां की शाम थी और मौसम के तेवर ख़राब थे। बादल गरज रहे थे और तेज़ हवाएं चल रही थीं। बारिश आने का इम्कान था, लेकिन बारिश आने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में शर्ली हाथ में बंद छतरी पकड़े बस स्टॉप पर खड़ी काफ़ी देर से बस आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर अब तक कोई बस नहीं आई थी। सड़क पर गाड़ियां रवां दवां थीं। यकलख्त एक नौजवान का वहां से गुज़र हुआ। जैसे इसकी नज़र शर्ली पर पड़ी तो वो वहीं जैसे मुंजमद हो गया हो और उसे यकटिक देखने लगा। शर्ली जैसी खूबसूरत नर्म और नाजुक लड़की शायद इस नौजवान के दिल को भा गई थी। वो नौजवान खुद भी काफ़ी वजीह, खूबसूरत और पुरकशिश था। दराज कद, ब्राउन बाल और सब्ज़ आंखों के साथ वो काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहा था। शर्ली इसके सामने वाले फुटपाथ पर खड़ी थी। बीच में सड़क थी और वो नौजवान दूसरे फुटपाथ पर खड़ा इसे घूर रहा था। किसी की नज़रों की हिद्दत को महसूस करके शर्ली ने इस सिमत देखा तो हैंडसम नौजवान को खुद को घूरते हुए पाया। शर्ली एकदम घबरा सी गई। इसकी घबराहट को भांप कर वो नौजवान ज़ेरे लब मुस्कुराया। इसी लम्हे अचानक आसमान पर ज़ोर का बादल गरजा और आनन फानन ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। शर्ली को खड़े काफ़ी देर गुजर चुकी थी, लिहाजा इसने बस का मज़ीद इंतज़ार तर्क किया और पैदल ही घर को चलने लगी। इसकी एक वजह इस नौजवान का घूरना था और दूसरा बारिश का होना। घर में शर्ली के साथ सिर्फ एक छोटा भाई रहता था। माँ बाप कब के चल बसे थे। दोनों बहन भाइयों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। शर्ली एक ऑफिस में जॉब करती थी, जिससे वो अपना और अपने भाई का खर्चा चलाती थी। उसे बार बार ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो आज लेट हो चुकी है। इसका भाई स्कूल से आकर न जाने क्या कर रहा होगा। उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं, कहीं कोई शैतानी ना कर बैठे। इस तरह के अजीबोगरीब वसवसे शर्ली को परेशान कर रहे थे। चलते चलते मुसलसल शर्ली को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इसका दिल धक धक कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई मुसलसल इसका पीछा कर रहा है। इसने अपने कदम तेज़ कर दिए और बगैर पीछे देखे चलती रही। ट्रैफिक की वजह से शर्ली को एक जगह रुकना पड़ा। उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा, ये जानने के लिए कि अब कोई इसका पीछा नहीं कर रहा, मगर ये देखकर शर्ली ठुठक कर रह गई कि वो नौजवान जो इससे काफ़ी फासले पर खड़ा इसे घूर रहा था, अब इसके पीछे आकर भी मुसलसल इस पर टिकटिकी बांधे खड़ा था। शर्ली ने झट से अपना चेहरा आगे कर लिया और जैसे ही ट्रैफिक कम हुई, शर्ली बिजली की सी तेज़ी के साथ चलने लगी और अपने घर के बाहर आकर ही दम लिया। वो भी घर के दरवाजे पर खड़ी लंबे लंबे सांस ले रही थी कि इसके दिल ने इसे पीछे मुड़ने पर उकसाया। अपनी इस ख्वाहिश पर जब वो पीछे पलटी तो अपने घर से कुछ फासले पर इस नौजवान को एक दरख्त के नीचे खड़ा पाया। खौफ अब शर्ली पर अपना कब्जा जमाने लगा था। वो बेख्तियार ज़ोर शोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और तब तक बचाती रही जब तक जेम्स, इसके भाई, ने दरवाज़ा खोल ना दिया। दरवाज़ा खुलते ही शर्ली झट से घर के अंदर आई और अपने पीछे जल्दी से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। इसने जल्दी जल्दी हर खिड़की के आगे पर्दे भी गिरा दिए और ख़ुद बेहाल होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसका सांस धुंधकनी की तरह चल रहा था। शर्ली के पास जेम्स आकर बैठ गया और इसे यूं देखकर बोला, क्या हुआ सिस्टर, आप ठीक तो हैं ना? पहले तो कभी आप ऐसी हालत नहीं देखी। जेम्स ने मासूमियत से पूछा। जेम्स की आवाज़ सुनकर शर्ली जैसे होश में आ गई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जेम्स को गले से लगा लिया। वो छोटा ज़रूर था, मगर उसे इतना तो इल्म था कि क्या सही और क्या गलत है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही मौसम खराब था, इसलिए घबरा सी गई थी। तुमने खाना खा लिया? शर्ली ने पूछा। जेम्स ने अस्पात में सर हिलाया। ठीक है, जाकर आराम करो, शर्ली ने कहा तो जेम्स अपने कमरे में चला गया। शर्ली गोल्डन बाल और नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। इसकी ज़िंदगी में अब तक कोई लड़का नहीं आया था। ऑफिस के कामों के बाद घर के कामों में वो इस कदर मसरूफ़ रहती कि इसे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था। ऑफिस में एक लड़का था जिससे शर्ली की जान पहचान थी, लेकिन वो भी सिर्फ दोस्ती की हद तक। इससे आगे कभी कोई बात नहीं की गई। आज पहली बार किसी अजनबी नौजवान ने शर्ली का घर तक पीछा किया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह दहशत ज़दा थी। रात के खाने के बाद जब शर्ली किचन में घड़ी बर्तन धो रही थी तो इसने बेख्याली में ही नज़र उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो शुशदर रह गई।
वह नौजवान अभी तक किसी दरख्त के नीचे खड़ा था और इसे ही घूर रहा था। शर्ली खौफ से कांपने लगी और बर्तन वहीं छोड़कर भागकर अपने भाई के कमरे में आ गई। जेम्स बेड पर बेखबर सो रहा था। शर्ली जेम्स के साथ इसके बेड पर लेट गई और अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। नींद शर्ली की आंखों से कोसों दूर थी। एक अजनबी नौजवान का इसके घर के बाहर खड़े रहने का क्या मकसद हो सकता है? शर्ली समझने से कासिर थी। रात के न जाने किस पहर वो गहरी नींद में चली गई। जब इसकी आंख खुली तो इसने जेम्स को अपने करीब पाया, जिसको खाली खाली निगाहों से देख रहा था। शर्ली अपने ही तौर पर इसकी निगाहों का मफहूम समझकर बोली, कल रात अकेले अपने कमरे में खौफ महसूस हुआ तो तुम्हारे साथ आकर लेट गई। तुम्हें परेशानी हुई तो माफ़ करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो यही कहना चाह रहा था कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। मेरी आज स्कूल से छुट्टी हो गई, जेम्स ने शिकायती लहजे में कहा। शर्ली ने हैरानी से वॉल क्लॉक की जानिब देखा जो सुबह के 9 बजा रहा था। इसकी भी आज ऑफिस से छुट्टी हो गई थी। शर्ली ने कुछ सोचकर खुद भी ऑफिस जाने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि लेट आने की सूरत में इसे डांट डपट का जो सामना करना पड़ना था। कोई बात नहीं, कल स्कूल चले जाना, आज मज़े करो। शर्ली ने प्यार से जेम्स के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नाश्ता बना दो, मुझे भूख लगी है। जेम्स ने कहा तो शर्ली हल्का सा मुस्कुराई और सर को हाँ में जंबिश देकर बेड से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। शर्ली ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। इसने अपने बालों को पोनी टेल में बांधा और रात जिन बर्तनों को वो यूं ही छोड़कर चली गई थी समेटने लगी। शर्ली ने यूं ही निगाह उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो कुछ लम्हों के लिए तो वो बुत सी बन गई। वह नौजवान अभी तक वहीं खड़ा था और खिड़की को ही घूर रहा था। शर्ली ने जल्दी से पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसे अब इस लड़के से खौफ आने लगा था। वो कुछ देर यूं ही खड़ी सोचती रही कि क्या ये लड़का कल शाम का यहीं खड़ा है या फिर वापस जाकर फिर आ गया है, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम है। मगर शर्ली कोई भी जवाब तलाश करने से कासिर रही। शर्ली को वह लड़का न जाने क्यों कुछ इसरार सा लगा था। वो इस लड़के की आंखों में पसंदीदगी देख सकती थी, मगर ये क्या तरीका था किसी लड़की को यूं परेशान करने का? साफ साफ आकर बात करे, क्यों नहीं करता? शर्ली इस लड़के की खूबसूरती और दीवानेपन से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई थी कि वो कल शाम से इसके घर के सामने खड़ा है और इसकी नज़र में पागलपन के सिवा ये हरकत और कुछ नहीं थी। शर्ली ने अपने जहन से इस लड़के के ख्याल को झटक दिया और नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। नाश्ता बना लेने के बाद शर्ली और जेम्स टेबल पर साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। सिस्टर, मैं बाहर खेलने जाऊं? नाश्ते से फरागत पाने के बाद जेम्स ने मासूमियत से पूछा। शर्ली ने मुस्कुराते हुए जेम्स को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे इस नौजवान का ख्याल आ गया जो कल से इसके घर के बाहर डेरे डाले खड़ा है। शर्ली को ये परेशानी सताने लगी कि कहीं वो जेम्स को बाहर निकलते ही देखकर इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इसने जेम्स को बाहर जाने से मना करना मुनासिब समझा। नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, तुम आज घर के अंदर ही खेलोगे। शर्ली का सख्त लहजा देकर जेम्स रूहानसा हो गया तो शर्ली को बेख्तियारी से प्यार आ गया, लेकिन वो मजबूर थी और बेबस थी। ऐसा उसने जेम्स की हिफाजत के लिए ही किया था। मैं तुम्हें किसी दिन पार्क ले जाऊंगी, शर्ली ने नरम लहजे में कहा। जेम्स नाराज़ होकर अपने कमरे में चला गया। इसको यूं जाता देखकर शर्ली को दुख हुआ कि इसने अपने छोटे भाई का दिल दुखाया है, मगर वह इसको कैसे बताती कि इसने ऐसा क्यों किया है। शर्ली को अंदर ही अंदर इस नौजवान पर भी गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से शर्ली को अपने भाई के साथ मजबूरन ऐसा बर्ताव करना पड़ा। शर्ली जेम्स के कमरे में गई तो वो मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देख रहा था। शर्ली का घर आबादी से ज़रा दूर था। शर्ली ने मोहब्बत से आकर जेम्स को पीछे से गले लगाया और बोली, नाराज़ हो मुझसे? जेम्स ने कोई जवाब ना दिया। वो हनूस बाहर देखता रहा। चलो कोई इंडोर गेम खेलते हैं, शर्ली ने मनाने के से अंदाज में कहा। ठीक है, जेम्स ये एकदम खुश हो गया। शर्ली ने शतरंज निकाली और दोनों अभी खेलने बैठे ही थे कि फ़ोन की घंटी बजी। तुम तब तक कुछ और खेलो, मैं अभी आती हूँ, शर्ली ने प्यार से कहा तो जेम्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिला दिया। शर्ली ने हॉल में आकर कॉल रिसीव की तो फ़ोन ऑफिस से उसके बॉस का था। हेलो शर्ली, तुम आज क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं, शर्ली ने झूठ बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बस यही पूछना था। ओके सर, शुक्रिया, शर्ली ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो वापस जेम्स के कमरे में आकर दोनों बैठकर शतरंज खेलने लगे। वक्त गुजरता रहा और फिर रात हो गई। दोनों ने खाना खाया। शर्ली ने जेम्स को कहानी सुनाई और वो गहरी नींद सो गया। शर्ली ने जेम्स के कमरे की लाइट ऑफ कर दी और खुद हॉल में आकर टीवी देखने लगी। मगर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी।
फ़ोन की घंटे पर शर्ली चौंकी और हैरानी से सोचने लगी कि इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता है। ये सोचते हुए इसने फ़ोन उठाया और कई दफ़ा हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। शर्ली ने फ़ोन बंद कर दिया और दोबारा टीवी देखने लगी कि यकायक फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजी। शर्ली ने हैरत से फ़ोन की तरफ देखा। इसके दिमाग में कई तरह के ख्याल सर उठाने लगे। न जाने उसे क्यों ऐसे लग रहा था कि फ़ोन करने वाला वही नौजवान है। ये एहसास उसे क्यों आ रहा था, इससे वो खुद वाकिफ़ नहीं थी। शर्ली ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया, बस फ़ोन को टुकर टुकर देखती रही। फ़ोन की घंटी बजते बजते बिल आखिर बंद हो गई। फ़ोन के ऊपर कोई नंबर न देखकर शर्ली के खौफ में मज़ीद इजाफा हो रहा था। इसका दिल इसके सीने में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई खिड़की तक आई और हल्का सा पर्दा सरका कर बाहर जाकर बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने सुकून भरी सांस ली और वापस सोफे पर आकर बैठ गई, मगर इस पर शर्ली की नज़रें टीवी की बजाय फ़ोन पर जमी थी और इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। रात की खामोशी में फ़ोन की घंटी की आवाज़ दिल दहलाए दे रही थी। पहले तो शर्ली ये सोच रही थी कि अगर फ़ोन करने वाला वही नौजवान है तो इसे इसका नंबर कैसे मिला, और फिर इसकी सहेलियाँ इस वक्त फ़ोन करने से रहीं। मगर यहाँ तो मामला ही समझ से बाहर था। फ़ोन पर कोई नंबर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा था कि फ़ोन करने वाला कौन है। शर्ली की परेशानी और इसका खौफ दो चंद था। फ़ोन के ऊपर नंबर ना आना भी एक अलग मामला था और मामा बनता जा रहा था। फ़ोन की घंटी बज रही थी। शर्ली ने कांपते हाथों के साथ रिसीवर उठाकर कान से लगाया, मगर बोली कुछ नहीं। दूसरी तरफ से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। शर्ली ने फ़ोन बंद कर दिया। दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। कौन था जो इसे मुसलसल परेशान कर रहा था और इसका नंबर भी नज़र नहीं आ रहा था। शर्ली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रह रहकर इसके दिल में न जाने क्यों इस नौजवान का ख्याल आ रहा था। शायद इस नौजवान का खौफ शर्ली के दिल में बैठ गया था, क्योंकि जब से वो शर्ली को दिखाई दिया था तब से ही सब उल्ट हो रहा था। शर्ली अभी ठीक समझ भी ना पाई थी कि फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। शर्ली को अब गुस्सा आ गया। इसने फ़ोन उठाकर तकरीबन चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जिसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। शर्ली के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। इसने झट से फ़ोन वापस पटक दिया और साथ ही फ़ोन की मेन तार भी उतार दी, ताकि दोबारा फ़ोन करे भी तो ना मिले। साबित हो गया कि फ़ोन करने वाला वही नौजवान है। दहशत के मारे शर्ली दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अपनी टांगें समेटकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगी। अगली सुबह जेम्स स्कूल जाने के लिए तैयार था और शर्ली ऑफिस जाने के लिए। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो ठुठक कर रुक गए। घर के दरवाजे के अंदर एक पैकेट पड़ा था, जिसे बड़ी खूबसूरती से पैक किया गया था। शर्ली का खौफ से बुरा हाल था, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो फिर ये पैकेट अंदर कैसे आ गया। शर्ली सोच रही थी। उसे पता लगाने में देर नहीं लगी कि ये गम उसी नौजवान का है, मगर इसने ऐसा कैसे किया। शर्ली की समझ से बाला तर था, जबकि तमाम खिड़कियाँ भी बंद थीं। अपनी इस हरकतों की वजह से वो नौजवान शर्ली को इंसान मालूम ना होता था। इसके दिल में भूत प्रेत वगैरह का ख्याल आता, मगर फिर खुद ही वो अपने इन ख्यालात को फजूल समझकर झटक देती। शर्ली खुले मुंह और खुली आंखों से इस पैकेट को घूर रही थी। सिस्टर, ये किसने भेजा है? जेम्स को पैकेट देखने में पसंद आया। शर्ली ने जेम्स की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ती से चलती हुई दरवाजे तक आई और वह पैकेट उठा लिया। इसने दरवाज़ा खोलकर बाहर चारों तरफ देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने जल्दी जल्दी पैकेट पर चढ़ा, गिफ्ट रैपर उतारा तो अंदर से चॉकलेट्स का डिब्बा नमूदार हुआ। शर्ली ने चॉकलेट्स का पैकेट बाहर पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया और घर को ताला लगाकर जेम्स के साथ इसके स्कूल की जानिब चल पड़ी। जारी है।